हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल। तो बच्चों, हम आज देखने वाले हैं कैटेगरीज रिएक्शंस की विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स। विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स का क्या मतलब है? यानी कि मेरी रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, उस बेसिस पे मैं इनको कैटेगराइज कर रहा हूँ, राइट। तो जैसे पहला जो मेरा टाइप है उसमें वन रिएक्टेंट अगर है तो इसमें इतनी खास बात क्या है, इसको अलग से हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट है। अब अपन ने लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। तो अब जो अगर एक रिएक्शन है जिसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो रिएक्टेंट पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, राइट। उसमें लिमिटिंग रिएजेंट अगर आप कहना चाहो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरीके से खर्च होगा और उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, राइट। तो जैसे कि अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो जो फर्स्ट टाइप है मेरा, उसमें जो रिएक्शंस आती है जैसे हम देख चुके हैं, लाइक थर्मल रिएक्शंस, इसका एग्जांपल होगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। तो जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने NaHCO3 की रिएक्शन लिखी, ठीक है। तो क्या बना था मेरा, एक तो कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है। और इसको एग्जैक्टली कहूँ तो स्टीम, राइट। आपको याद होगा यहाँ पे गैस बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको अगर NaHCO3, इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये हो गया बैलेंस, ठीक है। तो अगर आपको ये वाली चीज दे रखी है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करना है, तो पूरी तरीके से इसको आपको क्या करना होगा, जो भी इसका मास होगा, जो भी यहाँ पर गिवन मास होगा क्वेश्चन में, वो सब कुछ यूज होगा, ठीक है। किसी भी तरीके से वो रुकेगा नहीं, लिमिट नहीं होगा। जबकि दूसरी जो टाइप की रिएक्शन है वो है मिक्सचर्स रिएक्शन, ठीक है। तो मिक्सचर की रिएक्शन में क्या होता है, मान लो आपको कोई दो कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है। अब वो जो दोनों कंपाउंड है वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो दोनों अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको यहाँ पर हमने क्या लिया था, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी दे रखा है और सोडियम कार्बोनेट भी दे रखा है, ठीक है। तो अपन ले लेते हैं ये क्वेश्चन, जहाँ पे Na2CO3 प्लस NaHCO3। अब इसको हीट करवाया, यानी कि इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करवाया है, किसका, इस मिक्सचर का। मिक्सचर में क्या है, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, राइट। तो अब जब मैं इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करवाऊंगा तो मिक्स, ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, इनमें एक तरीके का है ना, मतलब एक टाइप मान सकते हो आप कि किस तरीके से क्वेश्चंस डाले जाते हैं, राइट। तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ जेईई में किस तरह से पूछा जाता है, जनरली कैसे पूछा जाता है, ठीक है। अपन बाकी सारे टाइप जो हैं वो अपन जो अपना दूसरा सेशन होता है, ठीक है, तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन जो जनरली पूछा जाता है वो इस तरीके से कि आपको ये मिक्सचर दे दिया जाएगा। अब आपको प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है, प्रोडक्ट साइड पे आपको कुछ बता दिया जाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे ये पूछा जाएगा कि आप बताइए कि मिक्सचर में किसका क्या क्या मास परसेंटेज है, ठीक है। अपन एक चीज पढ़ते हैं, एक नए टॉपिक के नाम से अपन उसे पढ़ते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है, बाय मास। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास अपन से यहाँ पर पूछा जा सकता है। अपन आगे भी इसको लेंगे, अभी थोड़ी देर में मैं और बताऊंगा कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा, आइडिया लग गया होगा कि कैसे वो होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस तरीके से पूछेंगे कि इनका मास परसेंटेज बता दीजिए अलग अलग का, और प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। जैसे अपन इसी में एक क्वेश्चन, अपन एक डेटा ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को बोला कि मैंने इन दोनों का थर्मल डिकम्पोजिशन कराया और प्रोडक्ट में मुझे, अच्छा, इनका मास मेरे को दे रखा है, ठीक है, इनका टोटल मास मेरे को दे रखा है 2 ग्राम, मान लो ऐसा, ठीक है। और प्रोडक्ट में मुझे बोला कि 0.11 ग्राम गैसेस आर रिलीज्ड, और ऐसा भी दे सकता है, मान लो वो उसने कह दिया मुझसे 0.11 ग्राम मास इज लॉस्ट, राइट। इस तरीके से कोई भी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन दे देगा कि 0.11 ग्राम मेरा क्या हो गया, यहाँ पर लॉस हो चुका है। लॉस हो चुका है यानी कि अपन, मैंने आपको बताया था लॉस का क्या मतलब है, हमेशा गैसेस रिलीज हुई है तभी लॉस हुआ है, या फिर एक और चीज में लॉस होता है जब प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। तो सोल्यूशन का जो मास है वो खत्म हो जाता है, वो प्रेसिपिटेट में चला जाता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब हमसे पूछा है
ये टोटल मास दे रखा है, हमसे पूछा है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर फॉर Na2CO3, या फिर आप कह सकते हो परसेंटेज बाय मास पूछा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब Na2CO3 का क्या मास है और NaCO3 का क्या मास है, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो अपन इसको कैसे करेंगे, अब इसको करने के लिए हमारे पास जो रिएक्शन है वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इस तरीके से क्वेश्चन जब देते हैं तो रिएक्शंस नहीं देंगे, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं दिया हमें प्रोडक्ट नहीं बताएगा कि किससे क्या बन रहा है, ठीक है, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वो रिएक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें ये पता है कि Na2CO3 का जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में, तो क्या होता है, बताओ क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, नो रिएक्शन होती है, ठीक है। लेकिन अगर NaCO3 का अगर मैं थर्मल डिकम्पोजिशन करवाऊंगा तो मुझे मिलता है Na2CO3 प्लस H2O गैस प्लस CO2 गैस, राइट। और फिर Na2CO3 का फर्दर डिकम्पोजिशन तो होगा ही नहीं, राइट। तो हमसे पूछा है इनिशियल मिक्सचर में, इनिशियल में, बाद में तो Na2CO3 और भी बनेगा, ठीक है, लेकिन इनिशियली जब ये दोनों प्रेजेंट थे और मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन करवाया था तब इनका क्या क्या मास रहा था, ठीक है, और टोटल मास मेरे को देखा है 2 ग्राम्स, राइट। तो अब अपन को पता है इन दोनों का मास ही 0.11 ग्राम रहा होगा टोटल, राइट, बिकॉज दे आर रिलीज्ड एंड द मास इज लॉस्ट, दैट इज 0.11 ग्राम, राइट। तो मान लो मैं इसका मास ले लेता हूँ m ग्राम्स, ठीक है, तो इसका जो मास है वो हो जाएगा 2 - m ग्राम, राइट। अब जो इसका मास है m, अब मैं हमेशा क्या करूंगा, मास में मैंने बोला था डील नहीं करना है, हमें मोल्स में करना है, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है हमारी, अब इसका m ग्राम है और हमें पता है इतना, ठीक है। तो पहले तो मैं ये देखता हूँ कि अगर इसका m ग्राम है, यानी कि इसके जितने भी मोल्स हैं उससे इन दोनों के कितने कितने मोल्स बनेंगे, उन मोल्स का जब मैं मास निकालूंगा तो वो 0.11 ग्राम के बराबर आना चाहिए, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ NaCO3 के कितने मोल्स रहे होंगे, ठीक है, m बाय मोल्स कैसे निकालता है, अपन मोलर मास से डिवाइड करेंगे। मोलर मास से क्या है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इनके मासेस के बारे में, इनके मोल्स के मास के बारे में। जैसे Na का क्या होता है 23 ग्राम, हाइड्रोजन 1 एंड कार्बन इज 12 प्लस 48 एंड दैट कम्स आउट टू बी 24 प्लस 12 इज 36, दिस वन इज 84, राइट। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, किसके, सोडियम बाइकार्बोनेट के। अब 2 मोल से 1 मोल वाटर के और 1 मोल CO2 के बन रहे हैं, ठीक है। अगर 2 मोल से 1 मोल बन रहे हैं तो 1 मोल से आधे मोल, ये तो बिल्कुल अपन यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। तो m/84 मोल से इसके कितने कितने मोल्स मुझे बनेंगे, देखो m/84 इंटू हाफ, इतने मोल्स बनेंगे पानी के और इतने ही मोल्स बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, राइट। तो अगर मैं पानी का देखूं, ये मास होगा वाटर का जो बनेगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं CO2 का लूं तो m/84 इंटू 1/2, this is the number of moles formed for carbon dioxide, right, and multiplied by 44 and this is equals to 0.11, right। तो मैंने इक्वेशन कैसे लिखी, बस यहाँ पर एक वेरिएबल है m, ये इक्वेशन कैसे लिखी, मैंने क्या किया, इनके मोल्स मैंने निकाले, ठीक है। इसका मास m लेके इस इक्वेशन को लिख के इन दोनों के मोल्स कैलकुलेट किए, वो आए m/168, फिर इनके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके टोटल मास जो होना चाहिए मेरा, वो दे रखा है मुझे 0.11 ग्राम होना चाहिए। तो इसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन का यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में, जैसे कि आपसे पहले रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं कि रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि H2O गैस में है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ध्यान दो, मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि आपको यहाँ पर फंसा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये आइडिया नहीं होगा तो अगर आपको ये भी पता होगा कि 0.11 गैसेस का मास होता है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि ये गैस के फॉर्म में रिलीज हुआ है तो आप गलत कर दोगे, ठीक है। तो कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को है। तो अब बस इसमें एक ही क्या है, वेरिएबल है, तो m की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, m इंटू 168 18 प्लस 44 दैट्स इक्वल 0.11 m/168 इंटू 62.11। ये 3 हो जाना चाहिए, नहीं होगा, सो सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से कुछ वैल्यू आ जाएगी m की, मान लो m की कोई भी वैल्यू आती है
तो वो आपका क्या मिल जाएगा, NaCO3 का मास मिल जाएगा, और Na2CO3 का मास हो जाएगा 2 - m, राइट। अब अगर आपको परसेंटेज बाय मास देखना है, परसेंटेज बाय मास देखना है किसका, किसी भी चीज़ का, जैसे मान लो NaCO3 का देखना है आपको, तो आप क्या करोगे, m/2 × 100 NaCO3 का, राइट। और अगर आपको परसेंटेज मास देखना है किसका, Na2CO3 का, तो वो आपको हो जाएगा 2 - m/2 × 100, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। जो मिक्सचर के क्वेश्चन है उसमें हमें ध्यान रखना है, एक जो रिएक्टेंट है वो किसी और तरीके से रिएक्ट कर रहा होगा, दूसरा दूसरी तरीके से कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे पहला रिएक्टेंट तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा था और दूसरे ने इस तरीके से रिएक्शन की, और उस बेसिस पे दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि जो रिलीज होगा मास, जो लॉस होगा मास में, वो गैसेस की वजह से होगा, राइट। और फिर हमें ध्यान रखना है कि गैस कौन कौन सी बनेंगी। कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि H2O भी, जल्दी से क्या दिमाग में आता है बात, दिमाग में ये बात आती है कि CO2 एक गैस है और उसी का मेरे को वेट 0.11 लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक है, जो हमने रिएक्टेंट्स के अलग अलग टाइप्स, मतलब कि एक रिएक्टेंट या मिक्सचर, इस तरीके की जो रिएक्शंस हैं उनको हमने कैटेगराइज करके पढ़ा, ठीक है। अब अपन देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, जो मैंने वहाँ लिखा था, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। तो मान लो मैं परसेंटेज कंपोजिशन को भी मैं एक एग्जांपल से लेता हूँ, ठीक है। अपन जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा, और परसेंटेज कंपोजिशन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है खास समझने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक क्वेश्चन की मदद से ही बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो आपको दे रखा है CuSO4.5H2O, ठीक है। ये आपको एक कंपाउंड दे रखा है और इसमें आपसे पूछा है फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Cu, और भी ले सकते हो आप, किसी का भी देख सकते हो, लाइक परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर, और किसका ले, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ SO4 आयन, आयन का भी लेते हैं, ठीक है, SO4 2 - आयन, ठीक है। इस ये जो कंपाउंड है इसमें ये कैसे होगा, Cu2 प्लस SO4 2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा होगा, राइट। ये आयन से Cu2 + 1 आयन एंड SO4 2 द अदर आयन, ठीक है। तो हमें इन सब की परसेंटेज कंपोजिशन अगर निकालनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, परसेंटेज कंपोजिशन का सीधा सी बात है, ठीक है, कि क्या है कि जो मास है जिसका हमें निकालना है वो तो अपन न्यूमरेटर में रखेंगे, लाइक मास ऑफ Cu। अगर मैं इसका निकालूं तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ Cu अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा परसेंटेज कंपोजिशन। तो इसका टोटल मास अगर मैं कैलकुलेट करूं, अच्छा इनके मैं फिर से अगेन कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए मासेस के बारे में, लाइक कॉपर का क्या होता है, सल्फर का क्या होता है, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मासेस के बारे में, 32 + O4 दैट इज 64 प्लस वाटर यानी कि 18 × 5 90, 64 कॉपर का मास 64 दैट इज 32 and 64 128 130 160 250 ग्राम्स, ठीक है। तो अब अपन ने टोटल मास कैलकुलेट कर लिया। अब सीधी सीधी बात है, मास ऑफ कॉपर इज 64 अपॉन 250 इंटू 100, ये हो जाएगा इसका। दूसरा H2O यानी कि कितना हो जाएगा 90, क्योंकि एक कंपाउंड में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट, राइट। तो 90 अपॉन 250 इंटू 100। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर, अब सल्फर के लिए वही बात 32 अपॉन 250 इंटू 100, राइट। अब यहाँ पर कुछ बच्चे थोड़ी सी तकलीफ में आ जाते हैं कि सर SO4 2 का मास क्या होगा, ठीक है। इसका जो भी मास होगा अपॉन 250 इंटू 100 तो हम कर देंगे, लेकिन इसका मास थोड़ा सा अजीब है। SO4 का मास नहीं पूछ रहे हैं, SO4 2 का पूछ रहे हैं। अब देखो बच्चों, इसमें ध्यान दो, ये एक आयन है। अब इस आयन में क्या क्या चीज़ है, इस आयन में सल्फर है, ऑक्सीजन है, उसके कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, ठीक है। और अगर SO4 होता तो इसका मास तो आप बता दोगे मुझे, ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, यानी कि +2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं,
राइट। तो एक सल्फर एटम है, 4 ऑक्सीजन के एटम है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि SO4 का जो मास है वही SO4 2- का मास भी लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स का मास है वो कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि आपने ये देखा होगा, ये रिप्रेजेंटेशन हम सब जानते हैं, ये वाली रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो इसमें आप एक बात बताओ मुझे, जैसे मान लो मैं इसे ऑक्सीजन के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए मैं क्या लिखूंगा, इसे 8 और 16। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऑक्सीजन जो एटम है उसका मास क्या मैं कोट करता हूँ, मैं बोलता हूँ इसका मास है 16 AMU, राइट, 16 एटॉमिक मास यूनिट। क्यों मैं ये ऐसा इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को ये पता है कि इसमें 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो मास है, ये जो नंबर है, ये एटॉमिक मास जिसे हम कहते हैं, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। तो मैं यहाँ पर जो ये मास कैलकुलेट करता हूँ वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए ही करता हूँ, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर मैं न्यूट्रॉन का कुछ मास मानता हूँ, मान लो न्यूट्रॉन का मास है अगर m इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन हम लेते हैं, और दिस इज 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है बच्चों, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻³ हम ये जानते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर जो होता है वो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आप पढ़ते हैं, राइट, बोर्ड के लिए। तो उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में हमने इलेक्ट्रॉन वगैरह का मास अपन ने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट डेटा है इसमें हम ये जानते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास एकदम इक्वल नहीं होता बच्चों, लगभग इक्वल होता है, इसलिए हम इसको इक्वल मानते हैं। और ये दिस इज लगभग 2000 गुना ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इनके सामने नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता है, इसलिए कभी भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिया नहीं जाता है, ठीक है। तो उसको 0 माना जाता है, प्रोटॉन को 1 और न्यूट्रॉन को भी 1, यानी कि अगर 16 है तो 16 AMU, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास 3 आइसोटोप थे कार्बन के, ठीक है, कार्बन 6, 12, 13 एंड 14। तो कार्बन 12, 13, 14, ठीक है। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है तीनों में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन किस में चेंज आ रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या में चेंज आ रहा है, इसलिए इनके मासेस में डिफरेंस आ रहा है। 12 AMU, इसमें 13 और इसमें 14। वाई? बिकॉज न्यूट्रॉन का नंबर चेंज है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का नहीं है। मान लो ऐसा होता 12C6 और 12C7, यहाँ पर क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है और 5 न्यूट्रॉन है, यहाँ पर क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो ये जो मास है, अगर मान लो इसका मास है 12 AMU, ठीक है, इसका भी मास है ना 12 AMU ही होता, क्योंकि इसमें 7 प्रोटॉन है, ठीक है, और 5 न्यूट्रॉन, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज 12 here and here also the total number of neutrons plus proton is 12। तो हमेशा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ही कंसीडर करना है, इलेक्ट्रॉन का नहीं करना है। इसीलिए यहाँ पर जो है आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, SO4 का जो मास है वही SO4 2- का भी होगा, और इसीलिए हम इसका मास सीधे लिख सकते हैं। इसका मास सीधे क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ 32 प्लस दैट इज व्हाट 64 बाय 250 into 100, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर आयंस का भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, आयंस के परसेंटेज कॉम्पोजिशन का। बाय मास हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, बाय वॉल्यूम तो कर नहीं रहे अभी, ठीक है, वॉल्यूम तो है नहीं कुछ यहाँ पर, बाय मास ही तो बात करेंगे ना। यहाँ पर इसका जो टोटल मास है उसमें से इसका जो मास होगा वही उसका क्या होगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन होगा बाय मास, राइट। तो इस तरीके से अपन ये चीज़ें कर सकते हैं। अब अपन को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दो, और वो दो टर्म है मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन, उसके बारे में अपन को बात करनी है। मास फ्रैक्शन के बारे में मैं बात कर चुका हूँ आपके साथ इन 2 सवालों में, ठीक है। मास फ्रैक्शन जैसे अपन ने जो पिछला क्वेश्चन देखा था सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, जो मिक्सचर वाला क्वेश्चन था, उसमें मास परसेंटेज अपन ने निकाला था लास्ट में, याद करो। सोडियम बाइकार्बोनेट का मास था m, ठीक है, और टोटल था 2 ग्राम, ठीक है। तो m/2 into 100 दैट इज द मास फ्रैक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, वेयर इज द मास फ्रैक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज 2 - m/2 into 100, राइट। तो ये होता है मास फ्रैक्शन। क्या होता है, मतलब मान लो कोई भी 2 चीज़ आपको दे रखी है ए और बी, ठीक है, तो मास फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, ए का, मान लो मास फ्रैक्शन ऑफ ए आपको निकालना है, तो क्या होगा, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी into 100,
राइट। तो ये आ जाएगा आपका मास फ्रैक्शन। इसी तरीके से बी का आप कैलकुलेट कर लोगे, एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी इंटू 100 इज अ मास फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला टर्म मास फ्रैक्शन। कुछ भी नहीं था, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम मैंने ये बता दिया कि इसी को अपन मास फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, ये भी अब आपको समझ आ ही रही होगी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मान लो ए और बी, वही बात, ए और बी दो अपन के पास क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, कुछ भी कह सकते हो, जो भी रिएक्शन में दे रखा है। ठीक है, तो अगर ए के मोल से एन है, बी के मोल से एन बी, तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए ए का, तो क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी इंटू 100, राइट। और इसी तरीके से आप बी का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू 100 इज अ मोल फ्रैक्शन फॉर ए, और इस तरीके से बी का भी हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पर क्या क्या देखा आज, अपन ने देखा सबसे पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में, फिर अपन ने देखा मोल फ्रैक्शन मास फ्रैक्शन के बारे में, और सबसे इनिशियली जो थी वो थी रिएक्शन की कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द रिएक्टेंट का नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट के बेसिस पे अपन ने दो तरीके से रिएक्शंस को डिवाइड किया था, कैटेगराइज किया था। तो यहाँ पर ये लेक्चर मैं एंड कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगले लेक्चर में अपन परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज यील्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब अपन इतने मैच्योर हो चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट में कि अपन प्योरिटी और यील्ड के बारे में बात कर पाएँ। नई नई रिएक्शंस होंगी, नए नए क्वेश्चंस होंगे, तो वहाँ पर अपन को थोड़ा मैथ्स यूज़ करनी है और थोड़ा अपना मोल का लॉजिक यूज़ करना है। ठीक है, बहुत बेसिक मैथ्स अपन यूज़ कर रहे हैं आजकल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।